गुड आफ्टरनून 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो हम आज की क्लास शुरू करें उससे पहले हम ये चाहेंगे कि अभी तक हमने जो इस यूनिट नंबर 8 दैट मीन द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो डिस्कशन कर लिया है उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम इसमें अभी इसका पार्ट फर्स्ट द ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अगर हम आउटलाइन की चर्चा करें तो इसमें हम लोगों ने ट्रांजिशन सीरीज पर डिस्कशन किया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक आयोनिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिस्कशन चल रहा था हमारा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो डिस्कशन चल रहा था उसी को अगर हम आगे जाकर कंटिन्यू करें, जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट जो रहते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ड्यू टू द अप्रॉक्स, आंसर क्या है, ड्यू टू द अप्रॉक्स सिमिलर एनर्जी बिटवीन द n-1d एंड ns ऑर्बिटल। एक्चुअल में जो ट्रांजिशन सीरीज हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो इलेक्ट्रॉन इनके n-1d ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है ना। n-1d ऑर्बिटल में जाता है और साथ में ns ऑर्बिटल में जाता है, और इन दोनों जो ऑर्बिटल हैं n-1d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल जो होता है, इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए जब हम बैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उस बैलेंसी इलेक्ट्रॉन में जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं वो ns के साथ साथ n-1d के जो इलेक्ट्रॉन हैं, समझ रहे हो ना, ns के साथ साथ n-1 जो d के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इसी कारण से हम n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन जो दोनों की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं और ns के साथ साथ n-1d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब n-1d और ns दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसी कारण से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। s इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बॉन्डिंग करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, और n-1d ऑर्बिटल की वजह से भी ये बॉन्ड बनाते हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज़ लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड नेम। चलिए थोड़ी सी अगर हम आपसे चर्चा करें, चूँकि हम इसको जाकर के अगली यूनिट पे इन पे काफ़ी डिस्कशन होना है, पूरा चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट मीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके इनमें ये कहा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। थोड़ा सा आप अभी इसमें एक जो टर्म आ रहा है आपके सामने, लिगेंड जो टर्म आ रहा है, तो हमें ये सीखना है एक्चुअल में लिगेंड्स होते क्या हैं। सो दोज स्पीसीज विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करती हैं, दोज स्पीसीज विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द लिगेंड। तो लिगेंड जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड हैं वो बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अभी तो सिर्फ आपको इतना जानना था कि लिगेंड कहते किसे हैं। तो जैसा हमने आपसे कहा कि लिगेंड वो स्पीसीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसने ये कहा गया कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है।
ठीक है, हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि आखिर ये क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, इनमें क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। तो हमने कहा ड्यू टू द अप्रॉक्स सिमिलर एनर्जी और वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द NS एंड N-1 d ऑर्बिटल, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसी वजह से ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हमने आपको ये भी बताया था कि एक्चुअल में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराएं कि जो इनकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनके NS में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो इसके NS में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर होती है, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके NS में जितने इलेक्ट्रॉन है वे, और N-1 d ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वे। याद रखना कि N-1 d में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो और NS में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ दिया जाए, ठीक है, उनको अगर जोड़ दिया जाए तब जा कर के उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल के आ जाती है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से हमने इससे पिछली क्लास, आप अपना YouTube पे पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें विथ एग्जांपल आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था। आज तो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं एक्चुअल में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से हमें पढ़ना था एक्चुअल में वहाँ पर हम जाते हैं। तो हमें यहाँ पढ़ना था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि हम तीसरी यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कशन कर चुके हैं, हमें पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 1 atm प्रेशर हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, तो इन सब पर जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसीडर करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सम ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इतने टर्म होते हैं, एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। सबको आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या। एटोमाइजेशन कि अगर कोई जैसे मेटेलिक क्रिस्टल है तो उसके अलग अलग सेपरेट एटम करना है तो वो एटोमाइजेशन हो गया, ठीक है, तो एटोमाइजेशन कहलाएगा। अगर आपसे कहा आयोनाइजेशन तो किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। और तीसरा कहा गया हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जब कोई कंपोनेंट वाटर के कांटेक्ट में आता है और उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है और उस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो देखिए कहा गया है आपका एक तो रिडक्शन पोटेंशियल, ज़रा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की गई है कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है तो रिडक्शन क्या होगा, ईजिली होगा और ऑक्सीडेशन नेचर बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता चला जाएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है तो ऑक्सीडेशन ईजिली होगा और रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो कहा गया है इसको थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएं अगर, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटोमाइजेशन एंथैल्पी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि कहा गया ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीज, निकेल, जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं और उनके पीछे वो हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड और स्टेबिलिटी और बहुत से फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि अगर हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें, हमारी बुक में है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल का, अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो आप देखोगे ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ले लिया आपका एक्स एक्सेस पर, बाई एक्सेस जो भी आप मानोगे,
ये ऑब्जर्व वैल्यू हो गई जो रेड में शो कर रही है, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई जो ग्रीन में शो कर रही है। तो आप ये देख रहे होगे कि जो ट्रेंड है वो देखो ये तो अपना मैच करता चला जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी आ रही है, ठीक है, यहाँ एबनॉर्मलिटी आ रही। तो इसमें एबनॉर्मलिटी के पीछे की अगर हम बात करेंगे, और लिखा हुआ है ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, टाइटेनियम से जिंक तक ये बनाया गया। तो ये तो सब देखो मैच कर रहे हैं आराम से, ये सब मैच कर रहे हैं, ये भी मैच कर रहा है, बस सिर्फ इन दो को लेकर के ये जो आपको दिख रहे हैं ये दो थोड़ा सा आपको अलग दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये अगर अब हम इसकी बात करते हैं तो देखो वो एक्चुअल में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि वो कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड और उसकी वजह से भी होते हैं, और तीनों फैक्टर हैं उसमें। हाइड्रेशन एंथैल्पी को भी देखा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को भी देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला इसमें जो टर्म कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है रिएक्टिविटी को लेकर के। तो एक्चुअल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जैसा कि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज दे ट्रांजिस्ट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, क्योंकि ये एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजिस्ट करते हैं, बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो जब ये एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजिस्ट करते हैं, बदलते हैं, ट्रांजिस्ट करते हैं ये, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो एक्चुअल में इनकी रिएक्टिविटी जो होती है, ठीक है, तो जो भी इनकी प्रॉपर्टी हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच की हैं। तो क्या कहा गया इसमें देखिए कि थ्रो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सफिशिएंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बिकॉज दे आर द मेटेलिक इन नेचर। जब ये मेटेलिक नेचर के हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी इसमें। येट दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव बिकॉज ऑफ देयर हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके पीछे जो रीज़न है वो है हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन की जो हीट है वो इनकी ज़्यादा होती है, आसानी से सब्लिमेट नहीं होते। दूसरा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे आप जानते हो डी ब्लॉक में बढ़ते चले जाते हैं, सील्डिंग इफेक्ट कम होता चला जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, उतना हाई नहीं होता जितना कि हम सोच पाते हैं। तो देखिए अभी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी दिया हुआ है, अगर हम देखें इसमें आपके एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है हमने, इसमें देखेंगे क्या लिखा है कि थर्मोकेमिकल डाटा फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल फॉर द रिडक्शन ऑफ Mn डाई पॉजिटिव टू Mn। इस देखो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। और इसमें ये एटमाइजेशन दिया है, ये आयोनाइजेशन दिया है, ये आयोनाइजेशन फर्स्ट दिया है, ये हाइड्रेशन दिया है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें क्या मेंशन किया गया है, देखिए कि द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड डी सब सेल इन Mn डाई पॉजिटिव एंड द कम्प्लीटली फील्ड D10 कॉन्फिगरेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव आर रिलीज टू देयर related to their standard electropotential value, where standard electropotential of nickel is related to the highest negative hydration enthalpy। मतलब जो Mn डाई पॉजिटिव और जिंक है तो इनमें तो हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड की चर्चा की गई है। अगर हम इसको थोड़ा सा आपको लार्ज करके बताएं तो लिखा है द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड डी सब सेल एंड Mn डाई पॉजिटिव, ये हाफ फील्ड हो गया, एंड द कम्प्लीटली फील्ड D10 हो गया, ये Zn में जिंक में, Zn डाई पॉजिटिव आयन में, आर रिलेटेड टू देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू, वेयर एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू फॉर निकेल इज रिलेटेड टू द हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये हमारे ये दो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस जो आपको दिए हुए थे उनके बारे में भी बताया गया। अगला जो हमारा करेक्टर, एक्चुअल में हम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो इसमें जो अगला हमारा करेक्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं, अगली प्रॉपर्टी है वो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। सो नाउ द क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन मेटल आयंस या देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर सबसेल। एक्चुअल में होता क्या है, इतना आप जानते ही हो, 12th में पढ़ रहे हो कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं दे हैव द पार्शियली फील्ड डी सबसेल, पार्शियली फील्ड डी सबसेल है इनके पास में,
ठीक है। और जब पार्शली फील्ड डी सब सेल है दैट मीन इन दे हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जरूरी अगर इनके पास पार्शली फील्ड डी सब सेल है तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये कॉमन सी बात है कि जब अगर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे टिनी बार मैग्नेट, छोटे चुंबक की तरह माना जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस के साथ साथ ऑन द एक्सिस दोनों तरीके से रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है, इसलिए ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में तो हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये हमारे क्या करेंगे कि अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। लिखा है सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड्स आर डायमैग्नेटिक। आप सब जानते हो, पहले यूनिट में पढ़ते चले आ रहे हो कि जिनमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो पैरामैग्नेटिक हैं, और जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपर करते हैं, नो कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, तो उनको बोलते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक। वीकली अट्रैक्ट करते हैं तो पैरामैग्नेटिक, और स्ट्रांगली सब पहले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो आप, द सॉलिड स्टेट में पढ़ा था मैग्नेटिक कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड। 5 तरीके के होते थे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते तो आप जानते हो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पिन ओनली फार्मूला एंड दोज ड्राइव्ड एक्सपेरिमेंटली, इससे निकालते हैं √n+2, इससे कैलकुलेट किया जाता है किसी का भी मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, है ना। अभी हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। चलिए हम इसको यहीं इसी स्लाइड में बताएं। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा है। चलिए आपने हमसे कहा कि सर आप टाइटेनियम का मैग्नेटिक मूवमेंट बता दीजिए, टाइटेनियम, ठीक है। या चलिए टाइटेनियम डाई पॉजिटिव का, तो टाइटेनियम 22 है, एटॉमिक नंबर 22 है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो ये होगा 3d2 और 4s2, 4s2 3d2 होगा अपना, है ना। 22 से 20 से ज़्यादा जो होता है वो कॉमन अपना डी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो अभी आप देखोगे कि डी में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ही कैसे होंगे, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो याद करिएगा जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे nn+2 की, तो क्या हो जाएगा √2 2+2, n की जगह पे 2 रख दिया, तो ये क्या आ गया आपका √8 आ गया, √8 आ गया, और √8 है, दैट मीन इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2.7 समथिंग ऐसे ही कुछ आएगी, समझ गए। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट द n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज द हुंड्स लॉ, एन एन एलिमेंट और आयन हैव द d6 कॉन्फ़िगरेशन। अगर d6 कॉन्फ़िगरेशन है तो कैसे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हुंड्स के अकॉर्डिंग एक एक चला जाएगा, फिर एक में पेयरिंग हो जाएगी तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, और हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 ऑर्बिटल विच हैव द सिमिलर एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड 1 by 1 आफ्टर दैट पेयरिंग विल बी स्टार्ट। पहले तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद पेयरिंग होती है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू n की रख देंगे और जाके मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पिक्चराइजेशन से भी समझाने की कोशिश की गई है, आप देख पा रहे हो, देखो ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी आपको दिखाया जा रहा है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे क्रिएट होते हैं। आप ये फिजिक्स में बहुत डिटेल से आप इसको पढ़ते भी होंगे और आप जानते भी हैं। तो इसके बाद ये आप जानते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो ये थोड़ा सा आपका वीडियो है, ये हम आपको शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो अभी आपने जैसा कि देखा हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, ये पहला पार्ट चल रहा था हमारा, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, सीरीज कौन कौन सी हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रेंड्स क्या हैं प्रॉपर्टीज़ में, और जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आप इन यूट्यूब्स के माध्यम से जो आपके पास क्लास पहुंच रही हैं उन्हें आप प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे। जब समय मिले इन्हें ज़रूर देख लिया करो, और बार बार वही चीज़ जो दोहराते रहते हैं, आज फिर हम वही चीज़ दोहराएंगे कि आप NCERT बुक ज़रूर पढ़ना। अगर आप NCERT बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हो सकता है स्कूल नवंबर में कि दिसंबर में कि जनवरी में आप कब आओ कि जाने, क्या पता सीधा एग्ज़ाम देने आपको जाना पड़े, कुछ नहीं पता, अभी फ्यूचर किसने देखा, ठीक है। इसलिए आप अपने आप को वेल प्रिपेयर रखिए, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ते रहिए, डू हार्ड वर्क, टेक केयर,
और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप अच्छे से ज़रूर पढ़ रहे होंगे, अपना ध्यान रखेंगे, है ना। जय हिंद, जय माई की।